हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप सबको यह पता है कि भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, अर्थात 14 अगस्त की आधी रात को भारत को आज़ादी की घोषणा मिल चुकी थी। तो 15 अगस्त हमारा आज़ादी का एक दिवस है और 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिवस है। तो आज जो एनसीईआरटी में है हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में क्या क्या चीजें हैं। तो आपके सामने भारत का एक मैप है, उसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी दर्शाया गया है। तो बात करते हैं आज़ादी के समय की। आज़ादी के समय से क्या था, 14 अगस्त की आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम पे एक संबोधन, एक स्पीच प्रस्तुत की थी। उस स्पीच को भाग्यवधु से चिर प्रतिकृष्ट के नाम से जाना जाता है, अर्थात इंग्लिश में उसको हम ट्रस्ट विद या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जान सकते हैं। एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे ये सब है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो भाषण दिया गया था उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो अब ये सब चीज तो होगी। जब भारत का जब आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ था। हाँ जी दोस्तों, भारत का विभाजन, जो भारत का विभाजन था, पहले ये बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का एक अंग था, जो आज बांग्लादेश हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। उस समय इसको पूर्वी पाकिस्तान अर्थात ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो अभी पाकिस्तान है इसको वेस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि भारत को अपने अंदर में से ही 3 भागों का डिवाइडेड करना हुआ। एक तो बांग्लादेश, इट मींस पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसमें था क्या, इसमें क्या था, अंग्रेजों ने भारत का जो विभाजन करा था, आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि अंग्रेजों ने भारत का विभाजन धर्म के आधार पे किया है। धर्म के, हाँ जी, तो उसी धर्म के आधार पे ही भारत का एक विभाजन हुआ। तो अंग्रेजों ने यह बोला कि भारत को हम तभी आजादी दे सकते हैं जब भारत का खुद का संविधान होगा। संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उस समय था क्या, उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। तो था क्या, एक्चुअली उस समय था कि उन्होंने ये बोला था कि आप चाहो तो भारत में भी रह सकते हो, या आप अपना खुद का मुल्क या एक स्वतंत्र राष्ट्र या देश का भी निर्माण कर सकते हो। तो भारत के सामने उस समय 565 देशी रियासतें थी, जैसे ये छोटी छोटी ये सारी होगी। एक था हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपका जूनागढ़, और ये था आप मणिपुर। ये कुछ ऐसे 4 थे कि उस समय इनको मिलाने में काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ठीक है जी। तो क्या उस टाइम कुछ ऐसी चीज थी कि इन छोटी छोटी रियासतों का एक साथ करके हम पूरे भारत का निर्माण कर सके? अब हम आते हैं कि उस टाइम पे भारत का ये हिस्सा था, जैसे कि आपके बाउंड्री पे, आपके मैप पे आ रहा है कि ये पूरा भारत था, ये पूरा भारत था। ठीक है जी, भारत था ये। तो था क्या कि भारत का जो आजादी हुई है वो हुआ है धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे भारत को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो 14 अगस्त की आधी रात को जब पूरे भारत को यह पता हुआ कि भारत आजाद हो गया है और भारत के 3 भाग हो गए हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा है भारत, थर्ड। तो इसमें क्या था, इसमें अब जो भारत की जनता थी उनके बीच में एक असमंजस की भावना उत्पन्न हुई। असमंजस था क्या, ये था क्या वो हम हिंदुस्तान में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं। तो समस्या सबसे पहले ये उत्पन्न हुई थी कि जब भारत का विभाजन हो गया था तो भारत की जनता को यह तक नहीं पता था कि वो अभी कहाँ पे प्रेजेंटली है। जैसे कि अगर मैं भारत के बॉर्डर की बात करता हूँ, जो कि अभी है, अभी जैसे भारत का ये हिस्सा है, भारत का ये जो हिस्सा है, अभी हमें पता है कि ये वाली जो सीमा है, ये वाली जो रेखा है, ये भारत की है,
और ये वाली जो बाउंड्री है ये भारत की है। अभी तो हमें पता है, क्या उस टाइम पे आधी रात को किसी को पता था कि वो जो जहां पर रहते हैं क्या वो भारत में है या वो पाकिस्तान में है? तो स्वाभाविक सी बात है, फाइट तो होनी थी, धर्म के आधार पे भारत का विभाजन हुआ था। तो समाधान ये आया था कि जिस क्षेत्र में भारत में बहुसंख्यक ज्यादा है, अर्थात जिस क्षेत्र में जो जाति के लोग ज्यादा रहते हैं उसको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं तो उसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। अब समस्या उत्पन्न इधर होती है कि भारत के ऐसे दो क्षेत्र थे जहां हिंदू मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं थे, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू मुस्लिम सिख सभी जगह थी। परंतु ये जो क्षेत्र है, जो एक तो पाकिस्तान में पंजाब और भारत का जो ये क्षेत्र है और बांग्लादेश वाला ये कोलकाता जो बांग्लादेश वाला, ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी। इस साइड पे जो है मुसलमानों की संख्या अधिक थी। इसका अर्थ यह है बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे हिंदू नहीं थे, यहाँ हिंदू थे, परंतु मुसलमानों की संख्या, मुस्लिम जो धर्म को मानने वाले उनकी संख्या बहुत अधिक थी, और इस साइड पे भी हिंदू और मुस्लिम की संख्या बहुत अधिक थी। तो समस्या उत्पन्न हुई क्या? उनको यह तक नहीं पता था कि भारत में हैं हम या अभी पाकिस्तान में है। तो जब उनको यह महसूस हुआ कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ है, तो क्या हुआ, तो भारत में जो मुस्लिम थे उनको हिंदुओं के द्वारा उनके साथ शोषण किया जा रहा था। उसी प्रकार से जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनका मुस्लिम के द्वारा शोषण किया जा रहा था। हकीकत में ये जो घटना थी, ये जो एनसीईआरटी में है या जो हमारे पास प्रूफ है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि कोई भी ऐसी ताकत उस समय भारत के पास नहीं थी या विश्व में किसी के पास भी नहीं थी जो इस क्षेत्र को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता। तो उस समय भारत के सामने यही एक ऑप्शन था कि इसको पूर्वी पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए, इसको पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस साइड पे इस बाउंड्री के ऊपर जो भी हिंदू मुस्लिम भाई थे, अब उनके सामने समस्या ये हुई कि उनको यह नहीं पता था कि वो भारत के बॉर्डर पे हैं या पाकिस्तान पे। कुछ मुसलमानों को या कुछ मुस्लिम भाइयों को ऐसा हुआ कि उनको फील हुआ कि भाई वो हिंदुस्तान में है, परंतु हकीकत में वो पाकिस्तान में थे। ऐसे ही कुछ हिंदुओं को हुआ कि भाई वो पाकिस्तान में है तो वो हकीकत में हिंदुस्तान में थे। ऐसे इसके अपोजिट भी हुआ था। तो मोस्टली उस समय पे पाकिस्तान में जो पंजाब और जो हिंदुस्तान का पंजाब है, इधर और इधर का जो बांग्लादेश में पश्चिमी बंगाल है, इन दोनों क्षेत्रों में ही, इन दोनों राज्यों में ही एक सांप्रदायिक हिंसा को देखने को मिलती है। अर्थात आजादी के समय कम से कम 2 से 3 करोड़ के आसपास ऐसे लोग थे जो कि शरणार्थियों की समस्या थी, विभाजन की समस्या थी, हिंदू मुसलमान के ऊपर जो कि धर्म के आधार पे फाइट हो रही थी। तो अब हम चलते हैं उस समय इतना सब होने के बावजूद भारत का निर्माण किया जा रहा था। तो पहली चुनौती थी जो कि आपके सामने है, एकता के सूत्र में बांधना। तो जब अभी भारत का विभाजन एक धर्म के आधार पे हुआ है, अर्थात हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ है, तो आपको क्या महसूस होता है, क्या भारत एकता के सूत्र में बंध पाएगा? समस्या सबसे पहले थी, क्योंकि उस टाइम पे भारत में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, परंतु इन दोनों क्षेत्रों में सांप्रदायिकता हिंसा इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अन्य जाति के लोगों में भी एक भय था कि कहीं ये पूरा भारत इस सांप्रदायिकता की हिंसा की चपेट में तो नहीं आ जाएगा। तो फिर था एकता के सूत्र में बांधना। सबसे पहली जो अब चुनौती थी, अब भारत आजाद हो गया, ये पाकिस्तान हो गया पश्चिमी और ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, तो एकता के सूत्र में बांधना। तो उस टाइम पे भारत का जो संविधान था, भारत के संविधान में समाजवाद एक शब्द को लिया गया था, अर्थात भारत का जो समाज है वो सभी को एक साथ लेके चलेगा। भारत में क्या वो हिंदू हो, क्या वो मुस्लिम हो, क्या वो सिख हो, क्या वो ईसाई हो, इन सब में एकता स्थापित की जाना। जब एकता होगी तभी तो भारत का अस्तित्व रह पाएगा, क्योंकि एकता 565
रियासतों को एकजुट करने की भी एक चुनौती थी। तो मेरा मानना है कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि एकता के सूत्र में बांधने का अर्थ था कि भारत में विभिन्नता होते हुए भी आज भी भारत में इतनी विभिन्नता है, सांस्कृतिक की, भाषा की, बोली की, पहनावे की। तो ये था एकता के सूत्र में स्थापित करना। वो स्थापना तभी हो पाएगी, एकता के सूत्र में हम तभी बंध पाएंगे जब भाईचारा होगा। परंतु भारत का विभाजन ही सांप्रदायिकता के आधार पे था, तो भाईचारा होना काफी मुश्किल था। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट था लोकतंत्र कायम करना। इस पॉइंट में क्या था? इस पॉइंट में था कि उस समय भारत के सामने, विश्व के सामने ये एक चुनौती थी कि इतने विशाल मुल्क के ऊपर, इतनी आबादी वाले मुल्क के ऊपर कौन सा शासन प्रणाली को लागू किया जाए। विश्व के सामने दो शासन प्रणाली थी, एक तो जो यूएसएसआर में थी, एक जो आपका यूएसएसआर में था, और एक था जो यूएसए में थी। यूएसए में आपको पता है एक पूंजीवादी विचारधारा थी, यूएसएसआर में थी साम्यवादी, इट मींस कैपिटलिस्ट, और यहाँ पे था सोशलिस्ट। तो भारत के सामने था या तो वो कैपिटलिस्ट में जाए या तो वो सोशलिस्ट में जाए। परंतु एक ये चुनौती थी कि भाई सभी धर्म के लोग हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न बोलचाल है, विभिन्न पहनावा है। तो इसका सोल्यूशन होएगा क्यों ना भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की जाए। हाँ जी, लोकतांत्रिक राज्य या लोकतांत्रिक देश उसे कहा जाता है जिसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही जनता पे शासन करती है। जी हाँ, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही शासन करती है, अर्थात वो एक निश्चित समय पीरियड के लिए उस सरकार का चयन किया जाता है। तो क्या उस समय पूरे विश्व में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था कि जो कि लोकतांत्रिक मुल्क होते हुए इतनी विभिन्नताएं रखता हो, क्योंकि भारत इतना विशाल होते हुए भी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी लोकतंत्र को वो किस प्रकार से स्थापित करेगा, ये एक मुख्य चुनौती थी। क्यों? क्योंकि भारत में इस लोकतंत्र स्थापित तभी हो पाएगा जब भारत के लोग पढ़े लिखे होंगे। तो उस समय भारत में जो अनपढ़ थे वो काफी ज्यादा थे, अर्थात अनपढ़ होने का प्रतिशत काफी अधिक था, और आई थिंक 14 या 15% के आसपास या 18% के आसपास ही उस समय भारत में पढ़े लिखे लोग थे। तो इतनी विभिन्नता होते हुए भी भारत में क्या लोकतंत्र कायम हो पाएगा, ये भी एक मुख्य चुनौती थी। लोकतंत्र के साथ साथ यहाँ पे ये बोला हुआ है उस समय भारत में जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत बड़ी प्रतिशत का जो भाग था वो हिंदुओं का था। अगर लोकतंत्र कायम होता तो भाई हिंदू जो जनता वो हिंदू को ही वोट करती, मुस्लिम जनता मुस्लिम को ही। तो ये था एकता के सूत्र में बांधना कि किस प्रकार से बांधा जाए और लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाए। विश्व के सामने अभी तक इतने बड़े विशाल भूभाग पे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ, इतनी ज्यादा विविधताओं के साथ एकता के सूत्र में और लोकतंत्र स्थापित करना एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती थी। विश्व को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत ये करने तो जा रहा है परंतु भारत इसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा। फिर भी भारत में पहला इलेक्शन हुआ, सफल हुआ। उस सफलता के साथ साथ कुछ उसमें खामियां भी आई जो हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो बात अब हम करते हैं थर्ड मतलब प्रॉब्लम थी। जो थर्ड समस्या थी वो था एक सबका एक समान विकास करना। सबका एक समान विकास किस प्रकार से होगा, क्योंकि उस समय समाज में दो ही विचारधारा थी, एक तो पूंजीवादी एक तो साम्यवादी। तो सबका एक समान विकास को करने के लिए भारत ने समाजवादी प्रणाली को अपनाया। इसके साथ ही साथ भारत ने एक नियोजित प्रणाली को भी अपनाया था। तो क्या सबका समान विकास हो पाएगा? होना तो अब चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोकतांत्रिक स्थापित हो रहा है, जब लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो रही है तो ये एक शॉर्टी होने के चांस हो जाते हैं कि भाई सबका एक समान विकास किया जाए। तो इसके साथ साथ कुछ दो प्रॉब्लम और भी थी। एनसीईआरटी में आपका बोला गया है कि तीन मुख्य चुनौतियां। पहली मुख्य चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, इट मींस पूरे इंडिया को एक यूनिटी में स्थापित करना। सेकंड थी कि एक लोकतांत्रिक मुल्क की स्थापना करना। थर्ड था एकता के सूत्र में बांधना। तो इसके साथ साथ कुछ मुख्य चुनौतियां भी थी। अब जब ये आप मुझे समझाओ, जब भारत और पाकिस्तान की इस बाउंड्री को मैं हटा देता हूँ
तो यहाँ से शरणार्थी यहाँ पे आएंगे, यहाँ से शरणार्थी यहाँ पे आएंगे और यहाँ के शरणार्थी यहाँ पे जाएंगे। जब भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ है तो स्वाभाविक है उस समय हिंदू मुसलमान के बीच में धार्मिक सांप्रदायिकता भावना उत्पन्न तो होगी और जिसके आधार पे फाइट भी होगी। तो इसीलिए एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 3 मुख्य चुनौती हैं, तो आप चाहो तो 2 पॉइंट और भी इसमें ऐड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपका क्या, शरणार्थियों की समस्या। भाई ये भी तो समस्या थी कि इधर से जो शरणार्थी जो हिंदू भाई यहाँ पे आ रहे थे भारत में, वो भी एक मुख्य चुनौती थी। उसी प्रकार से जो मुस्लिम भाई यहाँ से पाकिस्तान में जा रहे थे, वो भी एक मुख्य चुनौती थी, शरणार्थियों की समस्या। इसके साथ साथ भारत का एक विशाल भूभाग है, भारत से अलग हो गया था। तो भारत का विशाल भूभाग अलग होने से भारत में खाद्यान्न समस्या भी तो आएगी। भाई जब इस क्षेत्र को भारत से अलग कर दिया गया, इस क्षेत्र को भारत से अलग कर दिया जब गया, तो खाद्यान्न की समस्या, फूड प्रॉब्लम भी तो आएगी। अब शरणार्थी आ गए, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो खाद्यान्न खाने पीने की समस्या भी तो एक मुख्य चुनौतियों में आएगा। 3 मुख्य चुनौतियों के साथ आप ये 2 मुख्य, आप ये चुनौतियां भी आप अगर चाहो तो लिख के आ सकते हो कि भाई शरणार्थियों की समस्या के साथ साथ खाद्यान्न की समस्या भी है। अब बात करते हैं हम भारत की। जैसे कि आपको पता है कि भारत में 565 देशी रियासतें थी। भारत का जो विभाजन हुआ था वो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ था। इसके साथ साथ जब भारत का विभाजन हुआ ना, तो विभाजन के साथ साथ भारत की भूमि के साथ साथ भारत की वस्तुओं का, भारत के सामानों का भी विभाजन हुआ। हाँ जी, जैसे विभाजन के समय भारत में जो मेज थी, टाइपराइटर थे, जो स्टूल थे, भारत की वस्तुओं का भी विभाजन हुआ। इस विभाजन को करना भी एक प्रकार की चुनौती थी। इसके साथ साथ इन सामानों के विभाजन के साथ साथ वो शरणार्थी जो पाकिस्तान में थे, अपना सब कुछ छोड़ के, घर बार, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के आए, उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो थे, उसी प्रकार से जो भारत से पाकिस्तान में गए, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे गए। देखा जाए तो ये भारत का विभाजन भी नहीं था, ये हृदय के 2 पार्ट हुए थे। हाँ जी, जिसकी बीज आज तक जो हमारे सीने में है, आज भी इन उस भारत के विभाजन की वजह से भारत में जो हिंदू मुसलमानों में जो एकता होनी चाहिए, जो एक यूनिटी होनी चाहिए, उस लेवल तक नहीं है जो होनी चाहिए। मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर इस विभाजन में, अगर ये विभाजन धर्म के आधार पे ना हो के पूरा भारत एक होता, तो आज भारत एक समृद्धि और एक भारत सबसे आगे होता। तो अभी हमने समझा है कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो उस समय क्या क्या समस्या थी। समस्या थी कि एक तो भारत के 2 भागों में विभाजन हो गया, पूर्वी पाकिस्तान चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान। इसके साथ साथ जो शरणार्थियों की समस्या थी वो भी एक मेजर समस्या में थी। इसके साथ साथ खाद्यान्न की समस्या थी। एक और समस्या थी कि जो भारत का जब राज्य का विभाजन हुआ, जो 2 राज्य थे, एक तो था आपका पूर्वी पाकिस्तान में जो था पश्चिमी बंगाल, उस साइड का विभाजन हुआ। दूसरा विभाजन हुआ जो पंजाब की साइड का जो एक हिस्सा था, उस साइड में पंजाब क्षेत्र का, अर्थात बंगाल क्षेत्र का और पंजाब क्षेत्र के 2 राज्यों का विभाजन हुआ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बोला हुआ ये था कि भूमि के साथ साथ जो सामान था, भारत की जो प्रॉपर्टी थी, भारत की जो वस्तुएं थी, जैसे मेज थी, चेयर थी, टाइपराइटर थे, इनका भी विभाजन हुआ था। जी हाँ, आज़ादी के समय 2 राष्ट्र जब अलग हुए थे तो भारत में जो प्रॉपर्टी थी उनका भी विभाजन देखने को मिला था। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का उस समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं भरा एक समय था। तो अब हम बात करते हैं उसके आगे। चलो, भारत का अब विभाजन हो गया, तो उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी और देशी रियासतें थी। तो अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय जो 565 रियासतें थी उनको कहा गया था आप अगर चाहो तो भारत में आप शामिल हो जाओ, या आप चाहो तो पाकिस्तान में भी आप जा सकते हो, या आप चाहो तो आप हिंदुस्तान में एक अपना अलग से अस्तित्व के साथ रह सकते हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो 565 जो देशी रियासतें थी, मान लो ये छोटी छोटी सी है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसी, ऐसे 565 जो देशी रियासतें थी,
क्या वो भारत के साथ शामिल हुए? अधिकतर ने भारत के साथ शामिल होने के लिए एग्री हो गए। इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने का जो कार्य किया था वो भारत के पहले गृह मंत्री, हाँ जी, होम मिनिस्टर, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ही किया था। परंतु फिर भी चार ऐसी जो देशी रियासतें थी, जो चार ऐसे रजवाड़े थे जिनको भारत में मिलाना काफी मुश्किल हो गया। तो उस समय भारत के गृह मंत्री जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने भारत में मिलाने की उनको कोशिश करी, कोशिश नहीं बल्कि उनको भारत में मिलाया भी। तो वो अब इस एनसीईआरटी में उन चार के बारे में अब हम जिक्र करते हैं। जैसे कि पहला था आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ये क्षेत्र है। दूसरा था आपका जूनागढ़, यहाँ हैदराबाद, और यहाँ पे है आपका मणिपुर। तो ये आपके भारत के चारों कोनों पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों जगह ऐसे थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे, अर्थात ये अपने एक अलग से अस्तित्व को रखना चाहते थे। तो पहले हम बात करते हैं, चलो हैदराबाद। जो हैदराबाद है, हैदराबाद में हैदराबाद का एक था राजा, उस राजा को निजाम के नाम से जाना जाता था। हाँ जी, हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। जी हाँ। तो उस समय था क्या, तो उसने यह कहा, ना तो मैं भारत में शामिल होना चाहता हूँ, ना तो मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। उसको अपना खुद का अस्तित्व की, मतलब वो अपने खुद के अस्तित्व में ही हैप्पी था, मतलब खुश था। तो हुआ क्या, तो वहाँ की जो अब जनता थी ना, अर्थात हैदराबाद की जनता चाहती थी कि वो भारत में शामिल हो, लेकिन वहाँ का राजा, जिसको निजाम के नाम से जाना जाता है, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। अब सिंपल सा मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर 565 में अधिकतर तो भारत में शामिल हो गए थे, परंतु 4-5 कुछ ऐसे थे जिनको शामिल करने के लिए काफी मुश्किल आई। एक था हैदराबाद। अगर किसी राजा को आप ये बोलते हो कि भाई आपके साम्राज्य को मैं पूरे भारत में मिला देना चाहता हूँ, तो क्या वो राजा इजीली ऐड होना चाहेगा? मुझे तो नहीं होता कि वो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो राजा है, अभी सारा समाज उसका है, उसी का निर्णय अंतिम होगा। परंतु अगर वो भारत में शामिल हो जाता, तो वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वो भी एक भारत का अंग होता, अर्थात वो भी एक सामान्य इंसान होता। कुछ फायदे उस मिलते, पर वो भी एक इंसान, एक सामान्य इंसान में आता। तो समस्या ये उत्पन्न हुई कि कोई भी राजा अपने आप को सामान्य आम जनता के साथ में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। फिर भी वहां पे हैदराबाद में एक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अर्थात वहां पे जो मतलब जनता थी, उनके कुछ छोटे छोटे समूह थे। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक भारतीय कांग्रेस थी। इनको वहाँ की जनता का सपोर्ट था, अर्थात हैदराबाद में जो वुमेन्स थी, जो महिलाएं थी, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की कांग्रेस पार्टी ने मिलके राजा को फोर्स करा कि भाई आप भारत में शामिल हो। परंतु राजा ने क्या करा, उन जनता का ही गला घोटने की कोशिश कर दी, अर्थात उसने अपने अर्धसैनिक बलों को, हाँ जी एक बार फिर से सुनिएगा, हैदराबाद के निजाम ने अपने अर्धसैनिक बलों को, जिनको रजाकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय जनता, जो उस टाइम हैदराबाद में थी, जो उस टाइम बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, जो उस राजा को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाओ, परंतु वो शामिल नहीं होना चाहता था। तो हैदराबाद की जनता ने प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन दोनों के पीछे हैदराबाद में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक वहाँ पे कांग्रेस की पार्टी थी। इन्होंने ही फिर भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको कहा कि भाई यहाँ पे जो रजाकर जो फौज, जो राजा, जो निजाम है, उसकी फौज हमारे ऊपर शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, प्लीज आप हमारे लिए कुछ हेल्प भेजिए। तब जाके भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने सैनिकों को, अपनी आर्मी को हैदराबाद में भेजा और हैदराबाद के निजाम के जो भी किला था उसको चारों साइड से घेर लिया। और जो वहाँ के उसके अर्धसैनिक बल थे, जिनको रजाकर के नाम से जाना जाता है, उनको भी आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दिया। उस समय क्या हुआ था, उस समय
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। अब भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बोला कि हैदराबाद को भारत का अंग होगा और आपको इस पे एक साइन करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई। तो सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा। उस विलय पत्र को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक विलय पत्र था जब ये 4 देशी रियासतें जो रजवाड़े हैं ये भारत में शामिल हुए थे। उस पत्र पे जब हस्ताक्षर करे तो उसी पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 1947 में हैदराबाद के निजाम ने ये कहा कि भाई मैं 1 साल स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। अर्थात 1947 से 1948 तक वह स्वतंत्र रहा, पर 1948 तक आते आते वहाँ की जनता के ऊपर उसने शोषण करना शुरू कर दिया। अब वहाँ की जो अब जनता थी वो भी हैदराबाद के निजाम से ऊब चुकी थी, उसके शोषण से पक चुकी थी। अर्थात उनको यह हुआ कि भाई हम भारत में होते हुए भी पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं है, इसीलिए हैदराबाद को भारत का एक अभिन्न अंग अब घोषित किया गया और 1948 सितंबर 1948 में उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पर भारत में शामिल कर दिया गया। इसको शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अहम भूमिका थी। अब बात करते हैं हम जूनागढ़ की, जम्मू कश्मीर की और यहाँ पे है आप मणिपुर की। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में एक राजतंत्र की स्थापना थी, अर्थात वहाँ पे राजा का पुत्र ही राजा होता था, राजा के द्वारा ही वहाँ पे शासन होता था। तो वहाँ पे जो राजा था और उनकी जो भी प्रजा थी, उस प्रजा ने वहाँ पे ये बोला भाई यहाँ पे एक बार चुनाव होना चाहिए। अर्थात भारतीय सरकार के माध्यम से और जहाँ वहाँ की जनता के माध्यम से मणिपुर में एक चुनाव को करवाया गया। उस चुनाव में लोकतंत्र की स्थापना हुई, अर्थात लोकतंत्र के आधार पर वहाँ पे राजतंत्र स्थापित हुआ। हम कह सकते हैं कि मणिपुर में जब वोटिंग हुई थी तो मणिपुर एक पहला भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार जो प्रणाली लागू हुई थी। उस समय 21 साल के व्यक्ति या उससे ऊपर के जो आयु के थे वही वोट कर सकते थे। अर्थात मणिपुर में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार प्रणाली को लागू किया गया था। जब उस समय मणिपुर का राजा था बौद्ध चंद्र सिंह, जो कि 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू वो भी भारत में शामिल हो गया। लेकिन वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र कायम किया गया, अर्थात वहाँ पे लोकतंत्र तो होएगा, लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ पे राजा का भी वही सम्मान होगा जो कि पहले होता था। उसी प्रकार से है जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर है, इस वाले जो टॉपिक है ये आपके आने वाले चैप्टर में काफी अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैं यही बोलूँगा कि उस वहाँ का जो वहाँ का राजा था जिसका नाम था राजा हरि सिंह, उसकी स्टोरी है जो आने वाले चैप्टर में। जम्मू एंड कश्मीर पे एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो कि 2019 को हटा दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया। तो अब चलते हैं, बात ही हम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में देशी रियासतें थी, रजवाड़े थे और छोटे छोटे ऐसे अन्य समूह थे। तो भारत के राजाओं को और रजवाड़ों को बोला गया आप चाहो तो भारत के साथ शामिल हो जाओ, आप चाहो तो अपना इंडिविजुअल स्टेट या राज्य बना सकते हो, या आप चाहो तो पाकिस्तान के। ऐसी कोई भी पावर या ताकत नहीं थी जो यहाँ के क्षेत्र को उठा के यहाँ पे कर सकते थे। तो भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है उसमें था क्या, वो एक अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहता था। जैसे अभी हमने बात करती हैदराबाद का निजाम थी, तो जम्मू एंड कश्मीर पे शासक था राजा हरि सिंह था। तो राजा हरि सिंह ने क्या करा, ना वो भारत में शामिल हुआ ना वो पाकिस्तान में शामिल हुआ, वो इंडिविजुअली रहना चाहता था। परंतु इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश करी। 1948 के आसपास क्या करा, पाकिस्तानी फौजी ने और वहाँ पे कुछ मतलब एग्रेसिव जो थे उन्होंने राजा हरि सिंह पे आक्रमण कर दिया और जम्मू कश्मीर को अपना एक अभिन्न अंग बनाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था यहाँ पे मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है। तो इसीलिए तो जब राजा हरि सिंह जब भारतीय प्रधानमंत्री जब उन्होंने हेल्प मांगी तो भारतीय प्रधानमंत्री ने उनको ये
बोला भाई ठीक है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आज मैंने आपकी हेल्प करी, कल को फिर से ही आपको कोई और परेशान करेगा, फिर भी आपके साथ ऐसा होगा, अन्यथा उसके बाद भी ऐसा होगा, क्यों ना आप इंडिया में शामिल हो जाओ। तो उन्होंने भारत के साथ कुछ शर्तों को भी रखा जो कि आर्टिकल 370 में है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, खुद का फ्लैग होएगा, भारतीय संसद का वहाँ पे कोई भी नियम नहीं चल पाएगा, इस प्रकार से अन्य थे। और एक दो और था कि जैसे कोई भी भारतीय वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। तो इस प्रकार की चीजें मैं आपको आने वाले जो चैप्टर में इसका एक अलग से टॉपिक है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह पे क्लियर कर दूंगा। इसको मिलाने में भी हाथ भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनका रोल था। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, इसके बारे में ऐसे ही जूनागढ़ भी एक इंडिविजुअल होना चाहता था, परंतु उसको भी भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर दिया। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी में था कि भाई उस समय भारत के सामने क्या क्या समस्या थी। अभी हमने समस्या के ऊपर मतलब चर्चा करी, पहले एकता के सूत्र में बांधना, फिर लोकतंत्र की स्थापना करना, फिर सबका एक समान विकास। आप चाहो तो ऊपर नीचे कुछ भी बोल सकते हो। इसके साथ साथ ये तो 3 मेजर ही प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ अन्य प्रॉब्लम भी थी। अन्य प्रॉब्लम थी आपकी जैसे शरणार्थियों की समस्या, खाद्यान्न का संकट, और भारत का जो विभाजन हुआ है तो उसमें संपत्ति का भी विभाजन होना। ये तो आधे से ज्यादा अब आपका चैप्टर आई थिंक कवर हो गया। तो अब हम चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के ऊपर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने कहा था उस समय जैसे जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था और मणिपुर था, इनके बाद भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे इनमें भी आंतरिक हिंसा, आंतरिक फूट होनी शुरू होगी। वो फूट होने का कारण था भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे अलग होना। उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसकी शुरुआत हम थोड़ा पीछे से चलते हैं। जब कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था नागपुर में। हाँ जी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में जब हुआ था तो उसमें इस बात पे निर्णय लिया गया था कि आजादी के बाद भारत में जो सरकार या जो राज्य का निर्माण होगा वो भाषा के आधार पे होगा। जैसे अभी रिसेंटली हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है ना, तो उस टाइम पे 1920 में यह निर्णय लिया गया था कि जब भारत आजाद होगा तो भारत में जो राज्यों का निर्माण होगा वो भाषा के आधार पे होगा। ठीक है, अब भारत आजाद हो गया, 3 मुख्य समस्या भी आ गई, ये जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, निजाम का भी ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग की क्यों हमें जरूरत हुई, उसकी समस्या क्या थी? भाषा तथा संस्कृति के आधार पे लोगों में आरंभ से ही मतभेद तथा वाद विवाद उत्पन्न हुए हैं, आज भी होते हैं। भाषा के आधार पे फाइट होती हैं, जो अब जिनकी सोच ऐसी होती है कि भी हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है, या सिर्फ हमारी लैंग्वेज ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में सभी एक से हैं। तो अब हम बात करते हैं मद्रास के ऊपर, जो कि मद्रास है। मद्रास में तेलुगु भाषी जो लोग थे वो मद्रासी भाषी लोगों के इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, वाद विवाद होता था। अर्थात तेलुगु भाषी लोग का मानना था कि हमको मद्रास से अलग कर दो। इसी के चलते मद्रास में उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री पोटी रामलू, जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी, आंदोलन भी मतलब किया था, और वो भूख हड़ताल के बाद एक्सपायर हो गए थे। तो जब वो एक्सपायर हुए तो अब एक्सपायर होने के बाद अब जनता का आक्रोश काफी ज्यादा हाई हो गया। तो सरकार को 1952 में अर्थात दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करना पड़ा। अब बात यहाँ पे है, क्वेश्चन आपका आता है भाषा के आधार पे अलग किया गया भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। कहाँ से अलग हुआ था? मद्रास से। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। ठीक है जी। किस व्यक्ति के द्वारा 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो एक्सपायर हुआ था?
जैसे कि ये है पोटी श्री रामलू जो कि 56 डेज जब उन्होंने भूख हड़ताल की थी तो वो एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ की जो जनता थी, जो उनके फॉलोअर थे, वो एग्रेसिव हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है अभी तक राज्य पुनर्गठन आयोग ऐसा कोई संस्था भारत में नहीं थी, परंतु उससे पहले हमारा आंध्र प्रदेश अलग हो गया। अब आती है राज्य पुनर्गठन आयोग। हाँ जी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना बाद में हुई, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे अलग हुआ उससे पहले, अर्थात पहले आंध्र प्रदेश आया, राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुई बाद में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बोला कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे अलग हुआ पहला राज्य था। ठीक है, तो जब वो अलग हुआ तो इसको हम देख भारत के अन्य राज्यों में भी आंदोलन शुरू हो गए कि भाई हमें भी अलग होना है, हमें भी अलग होना है। हर एक राज्य अपनी स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता था। तो इसी के मद्देनजर 1953 में फजल अली जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनकी अध्यक्षता में तीन स्तरीय जो शासन था उसको समाप्त किया गया। तीन स्तरीय जो शासन था ये अंग्रेजों के समय से आ रहा था। उस टाइम पे एबीसी जो एक शासन था, जैसे कि आज के समय में स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दो स्तरीय है। उस टाइम पे तीन स्तरीय एबीसी को खत्म कर दिया गया। उस टाइम पे भारत में सिर्फ अंडमान निकोबार, दिल्ली तथा मणिपुर ये तीन ही केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान निकोबार, मणिपुर तथा दिल्ली ये तीन ही केंद्र शासित प्रदेशों में थे। जब 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, तब उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी राज्यों की सीमा है, जैसे कि ये है यहाँ पे मतलब केरल है, चेन्नई में नहीं है, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसी प्रकार से ये है। तो ये जितने भी राज्य हैं, राज्य की सीमा का निर्धारण वहां पे बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर होगा। जी हाँ, जैसे हम इसमें ये भी कह सकते हैं, मान लो अगर मैं पूरे भारत से बोर्ड हटा देता हूँ, जैसे आता है कि भाई आप यहाँ पे आए हो, जैसे वेलकम टू हरियाणा, वेलकम टू यहाँ पे, अगर मैं ये सभी बोर्ड हटा देता हूँ और आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस स्टेट या उस आप राज्य में आ गए? वहाँ की भाषा के आधार पे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पहनावे के आधार पे। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पंजाब में हूँ? कैसे पता होगा हरियाणा में हूँ? जब मैं पंजाब में जाऊँगा तो वहाँ की जो संस्कृति अलग होगी, हरियाणा की अलग है, ऐसे ही महाराष्ट्र की अलग, केरल की अलग। तो इसी प्रकार से उस टाइम यह निर्णय लिया गया कि सीमा का निर्धारण, या सीमा का अर्थ यहाँ बोला हुआ है कि राज्य की सीमा का निर्धारण वहां पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। अर्थात जिस क्षेत्र के अंदर जो सी भाषा ज्यादा बोली जाती है वो एक अलग से सेपरेट राज्य कर दिया अब जाएगा। इसके साथ साथ यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1955 में। 1953 में फजल अली के द्वारा एक कमेटी आई। उसके बाद 1955 में यह हुआ कि भाई भाषा के आधार पे, जहाँ पे बोली जाने वाली जो मतलब भाषा है उसकी सीमा के आधार पे, तब जाके 1956 में संसद में वो कानून पारित हुआ। 1956 में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आए। उस टाइम 14 राज्य, 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो इस प्रकार से ये भारत का पहला जो एक नक्शा था वो उस टाइम पे तैयार हुआ था। अब हम बात करते हैं एक चीज की कि इस पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार हम उनको फिर से रिकैप करने की कोशिश करते हैं। जैसे शुरू से आपने पढ़ा, जब भारत आजाद हुआ था तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी उसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित। उसके बाद क्या हुआ, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत के 3 हिस्से हो गए थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और आपका भारत। इसके बाद आजादी के समय भारत के सामने 3 मेजर प्रॉब्लम थी, 3 मेजर चैलेंज थे, 3 मुख्य समस्या थी, जो थी एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी आपकी थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरी थी कि सभी का एक समान
विकास। इसके साथ ही साथ रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी थी, शरणार्थियों की समस्या जिसे थी, और साथ ही साथ खाद्यान्न की समस्या थी। उसके बाद था राज्य में जो 565 देसी रियासतें और रजवाड़े थे, इनके विलय की समस्या, जैसे अभी हमने किया था, मणिपुर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है और जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद हमने बात करी कि हैदराबाद किस प्रकार से अलग हुआ। अलग होने के पीछे एक व्यक्ति पोटी श्री रामलू, जो कि 56 डेज पे जो जिन्होंने फास्टिंग मतलब कि उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। फिर आंध्र प्रदेश अलग से आया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई 1953 में। स्थापना होते होते वो संसद में पास हुआ 1956 में। तब जाके भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब आपसे एनसीईआरटी में आपसे इस बार का जो सिलेबस है वो कुछ आपसे 1 मार्क्स की क्वेश्चन पूछता है, जैसे पोटी श्री रामलू किससे संबंधित है, या भारत या फिर भाषा के आधार पे पहला जो स्टेट था वो कौन सा अलग हुआ, या ये पूछते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार कहाँ से सबसे पहले शुरू हुए, या कौन से ऐसे 4 राज्य हैं जिनको मिलाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय देसी रियासतों को भारत में विलय जो किया था वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। हैदराबाद के राजा को क्या कहा अब जाता था। इसके साथ साथ जो मणिपुर का जो मतलब किंग था उसको क्या कहा अब जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें एक मार्क्स के आपके कुछ ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें 1-2 चीज और आती है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछता है कि राज्य पुनः, आपका ऑप्शन होता है कि पहले कौन आया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो आपका ये भी आ सकता है कि जैसे निम्नलिखित में से इन सबको सीरीज वाइज से आप स्थापित कीजिए। तो आपका हो जाएगा कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ए पे, बी पे आ जाएगा पोटी श्री रामलू की जो भूख हड़ताल थी, सी पे आ जाएगा 1920 कांग्रेस अधिवेशन, 4 पे फजल अली 1953। तो इसमें आपको सीरीज वाइज करना होगा। तो सबसे पहले आपका आएगा, तो आपका पहला आएगा 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें यह बोला हुआ था कि भारत जब आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद भारत में जो राज्यों की स्थापना होगी वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पे, पहला पॉइंट। सेकेंड आएगा पोटी श्री रामलू जो कि एक्सपायर हुए थे वो। थर्ड पॉइंट पे आपका आएगा हैदराबाद का उदय होना, अर्थात हैदराबाद अलग होना। फोर्थ पॉइंट पे आपका आएगा कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना होगा। तो अब इसके साथ ही इस चैप्टर को हम करते हैं यहीं पे ही अब समाप्त। तो बट मैं जाने से पहले आपसे कुछ इस चैप्टर के बारे में कुछ और बातें करना अभी चाहूँगा। इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी आते हैं। इसके साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें ये पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी के समय भारत के जो सामने 3 मुख्य चुनौतियां आई थी वो कौन कौन सी थी। 3 मुख्य चुनौतियों को आपको एक्सप्लेन करनी है। साथ के साथ अगर आप उसमें ये 2 वर्ड और 2 पॉइंट और जोड़ देते हो कि शरणार्थियों की समस्या भी थी और खाद्यान्न संकट था, तो मेरा मानना है कि आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें ये होता है कि एक क्वेश्चन और आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग से आप क्या समझते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन और आते हैं कि जब भारत में जो देसी रियासतें तथा रजवाड़ों को शामिल किया जा रहा था तो उनको शामिल करने में कौन सी बेसिक चीज़ों का आधार को नोट किया जाता है, एक क्वेश्चन वो होता है। और एक क्वेश्चन आपका आता है कि भाषा के आधार पे जब आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था तो उसको संक्षेप में उतारने को भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। वैसे जो 3 मेजर प्रॉब्लम है मोस्टली वही पूछता है। अब इस चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो भी इस चैप्टर के नोट्स होंगे, हाँ जी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होएगा उस पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनको इसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
इस चैनल पे जो थंब का है और जो एक बेल आइकन है उसको बजाना ना भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।